हेलो एवरीवन। आप सभी का अपना चैनल मैथ्स में ब्रजेश कुमार में स्वागत है। आज जो है हम लोग पढ़ाने वाले हैं सम्मिश्र संख्या और द्विघातीय समीकरण, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यह है द्विघातीय समीकरण और सम्मिश्र संख्या। हम लोग पहले सम्मिश्र संख्या जो है इसके बारे में, पहले नंबरों के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। इसके बाद जो है फिर इसका जो भी थियोरिटिकल पार्ट इसे हम जानने का प्रयास करेंगे। इसको ये जानकारी हो जाने के बाद जो है हम लोग पुनः इसके चैप्टर की ओर चलेंगे। फिलहाल इस अभी जो प्रारंभ हो रहा है ये थ्योरी है, आप लोग ध्यान पूर्वक देखें। आप लोग को इस थ्योरी को अच्छे से बताने का प्रयास किया जाएगा और आप लोग स्टार्ट से लेके अंत तक बने रहें ताकि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो ये चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। आपका ये चैप्टर है सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इस चैप्टर का नाम है सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले ये हमें जानना है कॉम्प्लेक्स नंबर कितने प्रकार का होता है। तो पहले यहां से समझा जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है टू फैक्टर। कॉम्प्लेक्स नंबर दो प्रकार का, एक काल्पनिक संख्या, एक कौन सा संख्या, तो काल्पनिक संख्या। और आप लोगों से पूछे दूसरा कौन सा संख्या, दूसरा जो है आप लोगों का वास्तविक संख्या। दूसरा आप लोगों का यह है वास्तविक संख्या। फिर काल्पनिक संख्या का कोई फैक्टर नहीं है। फिलहाल वास्तविक संख्या का भी दो फैक्टर। वास्तविक संख्या का दो फैक्टर, एक हो गया अपरिमेय संख्या, एक हो गया अपरिमेय संख्या, और दूसरा हुआ आप लोगों का परिमेय संख्या। दूसरा हो गया परिमेय संख्या। फिर ये परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या फिर जाके ये दो प्रकार का होगा। परिमेय संख्या भी दो प्रकार का, एक तो होगा पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, और दूसरा होगा दशमलव एवं भिन्न संख्या। दशमलव एवं भिन्न संख्या। फिर दशमलव एवं भिन्न संख्या का जो है, ये जो दशमलव एवं भिन्न संख्या, इसका फैक्टर फिर यहीं तक रह जाता है। ये पूर्णांक संख्या फिर जाके ये दो प्रकार के। पूर्णांक संख्या में एक होगा ऋणात्मक और दूसरा होगा धनात्मक। धनात्मक जो है फिर ये एक प्रकार का ऑन एवरेज, ये हो गया पूर्ण संख्या, इसको धनात्मक संख्या माना जाएगा और इसे ऋणात्मक संख्या। फिर यहाँ पे जो है पूर्ण संख्या के बाद ये भी एक प्रकार में प्राकृतिक संख्या। अब इसे लिखने का प्राकृत भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, नहीं तो आप लोग फिर इसका भी जिक्र करना स्टार्ट कर लेते हैं। इसको ये प्राकृत भी लिख सकते हैं, प्राकृत संख्या। अब ये दो प्रकार का, प्राकृत संख्या भी दो प्रकार का। ये आपका हुआ अभाज्य, अभाज्य संख्या, और इधर जो है ये हुआ यौगिक संख्या। ये कौन सा संख्या, यौगिक संख्या। फिर यौगिक भी अपने आधार पे दो प्रकार में विभाजित होगा, जिसको आप लोग अच्छे से जानते होंगे। एक सम संख्या, एक विषम संख्या। इसमें भी है कि कुछ कुछ संख्या
जिसको लिखना थोड़ा सा उचित ना समझे उसको हम थोड़ा सा स्किप कर दिए, छोड़ दिए हैं। तो आप लोगों को ये नहीं समझना है कि वो संख्या नहीं होता है, वो भी संख्या होता है, लेकिन मुख्यतः बस इतना ही क्षेत्र है कि वास्तविक, काल्पनिक, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, दशमलव में भिन्न, फिर पूर्णांक दो प्रकार धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक से पूर्ण संख्या, पूर्ण से प्राकृत संख्या, फिर प्राकृत अभाज्य संख्या और यौगिक संख्या, और यौगिक संख्या सम संख्या और विषम संख्या। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि इससे बाहर और भी संख्या होता है, लेकिन मुख्यतः इतना को हम लोग पढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते भी हैं अच्छे से। अभी अब ये है, यहाँ से जो हम लोग करेंगे वो रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा? कॉम्प्लेक्स नंबर में जानना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी होगा एक सम्मिश्र संख्या, उसका हिंदी होता है, और इसे सूचित करने के लिए जेड का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग जेड बराबर लिखेंगे ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, और ए प्लस आई बी जो लिखे हैं, इस ए प्लस आई बी में ए जो है ये आप लोगों का है वास्तविक भाग, और बी जो है बी है काल्पनिक भाग, बी है काल्पनिक, और इसे सूचित किया जाता है रेज से, और इसे सूचित किया जाता है इमेज से। इसे रेज और इसे इमेज। तो जैसे आप लोगों को एग्जांपल देते हैं, जेड बराबर 3 प्लस आई 7, 3 प्लस आई 7, इसमें जो है रेज वाला भाग कौन सा है? रेज वाला भाग हो गया 3, और यहाँ पे इमेज वाला भाग हो गया आप लोगों का 7, इमेज वाला भाग हो गया 7। अब इसी तरह से अगर दो सम्मिश्र संख्या आवे तो Z1 इक्वल टू आ जाएगा a प्लस आई बी, Z2 इक्वल टू हो जाएगा C प्लस आई डी, आई डी। तो ये हो गया दो सम्मिश्र संख्या को यहाँ पे लिख के दर्शा दिए। अब इसी तरह से जैसे आप लोगों को एक क्वेश्चन लिख के बता रहे हैं, आप लोग एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करेंगे कि अब ये एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एग्जाम्पल में हो गया 4x प्लस आई 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 प्लस आई माइनस 6। ये है अपन एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। और अब इसमें जो रेज, रेज के इक्वल टू माए और इमेज, इमेज के इक्वल टू, यहाँ रेज क्या है 4, यहाँ पे रेज क्या है 3, यहाँ पे 4x किसके बराबर हो जाएगा 3 के, तो x बराबर 3/4, x बराबर 3/4। अब यहाँ इमेज होगा इमेज के बराबर 3x माइनस वाई इक्वल टू -6, x का वैल्यू हो गया 3/4 माइनस वाई इक्वल टू -6, 3 तिया 9/4, ये प्लस में इक्वल के दूसरे साइड जाने के बाद -y -6 -9/4। अब इसे लिखेंगे -y बराबर एलसीएम 4 6 चौके 24 -9, तो -y इक्वल टू -33/4, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर 33/4। इसी तरह से आपको बोला जाएगा कि रेज और इमेज ये दिया हुआ रहेगा सम्मिश्र संख्या, बोलेगा x और y का वैल्यू निकालने, आप लोग इसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे और इसी तरह इसका मान भी निकलेगा। अब इसके आगे जो है ये सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित। अब सम्मिश्र संख्याओं के बीजगणित के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये रूल क्या कहता है और कैसे है। इसमें लिखेंगे सम्मिश्र संख्याओं, सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित, सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित अलजेब्रा
अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें एक पार्ट बनेगा जैसे कि बीजगणित में, एक बनेगा योग का और एक बनेगा मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई का तो इसको लिखेंगे आगे। इसमें फर्स्ट दो सम्मिश्र, दो सम्मिश्र संख्याओं का योग, दो सम्मिश्र संख्याओं का योग, एडिशन, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे यहाँ पे फर्स्ट में बताया गया है आप लोगों का, फर्स्ट में संब्रक नियम, कौन सा? तो संब्रक नियम। अब संब्रक नियम क्या कहता है? तो संब्रक नियम कहता है कि फर्स्ट सम्मिश्र संख्या और सेकेंड सम्मिश्र संख्या, मतलब दो सम्मिश्र संख्याओं का योग भी, दो सम्मिश्र संख्याओं का योग भी क्या होता है? एक सम्मिश्र संख्या ही होता है, एक सम्मिश्र संख्या ही होता है। अब इसे मान ले Z3, तो Z1 प्लस Z2 बराबर Z3, मतलब दो सम्मिश्र संख्या का योग जो है, योग से जो तीसरा संख्या बनता है वो भी सम्मिश्र संख्या ही होता है। इसी का दूसरा नियम कहता है क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम यह है कि Z1 प्लस Z2, मतलब सम्मिश्र संख्या फर्स्ट प्लस सम्मिश्र संख्या 2 को जोड़ो या 2 प्लस 1 को जोड़ो, ये दोनों अपने आप में क्या होगा? बराबर होगा। ये अपने आप में दोनों क्या होगा? बराबर होगा। Z1 प्लस Z2 बराबर Z2 प्लस Z1। अब इसी के अकॉर्डिंग इसी में बोला गया है, अगला है नंबर 3, 3 है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम यह है कि Z1 प्लस Z2 को ऐड करेंगे, फिर Z3 को ऐड करेंगे, और इधर का ना Z1 प्लस पहले Z2 और Z3 को ऐड करेंगे, तब जाके Z1 को ऐड करेंगे, तो ये दोनों भी अपने आप में इक्वल होगा। तो ये जो ये था आप लोगों का साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। अब इसमें से ये सोचा जाए कि अब इसी का एक चौथा रूल भी है, वो चौथा रूल है योगात्मक, योगात्मक तत्समक का नियम, योगात्मक तत्समक का नियम। मतलब सम्मिश्र संख्या में क्या जोड़ा जाए, मान लो अगर ये Z है, इस Z में क्या जोड़ा जाए कि ये Z ही रहे, इसके लिए Z में 0 जोड़ेंगे और इससे Z रहेगा। मतलब कोई भी सम्मिश्र संख्या में अगर हम लोग 0 जोड़ेंगे तो सेम सम्मिश्र संख्या रहेगा। इसी को बोला जाएगा योग तत्समक का नियम। एक और नियम है योगात्मक प्रतिलोम का नियम, ये नियम नंबर 5, योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम का नियम, योगात्मक प्रतिलोम का नियम। योगात्मक प्रतिलोम का नियम ये कहता है कि दो सम्मिश्र संख्या में, एक सम्मिश्र संख्या में क्या जोड़ा जाए उसका रिजल्ट, मतलब इस सम्मिश्र संख्या में क्या जोड़ा जाए उसका रिजल्ट 0 हो जाए, इसके लिए हम लोग जोड़ेंगे -Z। -Z मतलब जो सम्मिश्र संख्या को जोड़ेंगे उसी सम्मिश्र संख्या का प्रतिलोम, मतलब वो पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव करके जोड़ देंगे तो उसी का रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। और ये है योगात्मक प्रतिलोम का नियम। तो ये था मुख्यतः दो सम्मिश्र संख्याओं का योग के तौर पे इसका नियम।
दो सम्मिश्र संख्याओं के योग का नियम। अब इसी में दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणन का नियम। और दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणन का नियम को थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद जो है फिर पावर ऑफ आई जानेंगे कि आई का पावर क्या होता है। फिर उसके बाद आप लोगों का चैप्टर आ जाएगा। फिर उसके बाद जो आप लोगों को चैप्टर के बारे में बताया जाएगा। तो चैप्टर के बारे में बताया जाएगा, आप लोग ध्यान पूर्वक इसको देखेंगे ताकि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन मिस्टेक ना हो। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है जो कि थ्योरी से भी बनता है, थ्योरी से बनता है, तो आप लोग ध्यान देंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आप लोगों को जो भी समझ में नहीं आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसका सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा। अब इससे आगे है दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन। दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन। दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन, इसका इंग्लिश होगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट जो ये है, इसमें भी फर्स्ट है आप लोगों का संबरक नियम। ये है आपका दो संबरक नियम। और संबरक नियम में जैसे वहां पे दो सम्मिश्र संख्याओं का योग भी एक तीसरा सम्मिश्र संख्या ही हो रहा था, यहाँ पे दो सम्मिश्र संख्या का मल्टीप्लाई भी सम्मिश्र संख्या ही होगा। तो संबरक नियम क्या है कि दो सम्मिश्र संख्याओं का मल्टीप्लाई भी सम्मिश्र संख्या ही होगा। अब इसी का दूसरा नियम है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 इंटू Z1। Z1 का मल्टीप्लाई भी क्या होगा, ये बराबर होगा, मतलब फर्स्ट सम्मिश्र संख्याओं का मल्टीप्लाई सेकेंड के साथ और सेकेंड का मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ भी ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। कंडीशन नंबर 3 फिर उसी तरह से है सहचर्य नियम। सहचर्य नियम। और ये सहचर्य नियम जो है ये है पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके बाद Z3 का मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 का मल्टीप्लाई बाद में होगा, Z2 इंटू Z3 पहले इस दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। तो ये भी जो है ये भी अपने आप में बराबर होगा और सहचर्य नियम इसी नियम को बोला जाता है। पॉइंट नंबर 4 गुणात्मक तत्समक का नियम। गुणात्मक तत्समक का नियम। गुणात्मक तत्समक का नियम मतलब इस Z में क्या मल्टीप्लाई किया जाए, यहाँ पे Z ही हो, इसके लिए 1 मल्टीप्लाई किया जाए। यही है गुणात्मक तत्समक का नियम। अब इसमें भी एक नियम यह है गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। गुणात्मक प्रतिलोम का नियम ये कहता है जैसे Z में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि इसका वैल्यू 1 हो जाए, 1/Z से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये हो गया गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। और इसमें एक नियम बढ़ जाता है, वो छठा नियम है बंटन का नियम। बंटन नियम। अब ये बंटन नियम भी दो खंड में, ए में है जैसे Z1 Z2 प्लस Z3, इसको मल्टीप्लाई करो Z1 इंटू Z2 प्लस फिर Z1 से मल्टीप्लाई करो 3 तो Z3।
या इसमें बी में नियम ये है Z1 प्लस Z2 Z3, यहाँ पे Z3 से मल्टीप्लाई करो तो Z1 Z3, फिर यहाँ पे होगा Z2 Z3। तो ये दोनों जो है ये बंटन का नियम है। मतलब Z1 क्या, ये सम्मिश्र संख्या है आप लोगों का, ये सम्मिश्र संख्या है, इस सम्मिश्र संख्या के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे चलना होता है। अब इसी में आगे जो है, आगे आई की घात, आई का जो है पावर वैल्यू, और पावर वैल्यू को थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके बाद जो फिर आगे कुछ इसका जो मान दिया गया है उस मान वैल्यू को भी हमें जानना है। तो कोशिश करते हैं कि आप लोग ध्यान देंगे। और ये हो गया जैसे कि आई की घात, आगे टॉपिक है आई की घात, आई की घात पावर ऑफ आई, पावर ऑफ आई। अगर पावर ऑफ आई है इसमें ये ध्यान दिया जाए कि जैसे हम बोलेंगे कि आई बराबर जो है ये होता है √1 माइनस में 1। अब यहाँ से रूट को अगर हटाते हैं तो इसका तो हटाने के लिए वर्गमूल करना पड़ेगा, वो स्क्वायर करना पड़ेगा। आई स्क्वायर का वैल्यू -1। अब यहाँ पे है आई स्क्वायर का वैल्यू -1। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि बताया जाए आई क्यूब का वैल्यू क्या होगा, तो आई क्यूब को क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू आई गुना -1 तो -i, -i। अब इसी तरह से लिखेंगे आई पे पावर 4, आई पे पावर 4 तो आई स्क्वायर पे पावर 2। तो अब यहाँ पे लिखेंगे -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। अब इसी तरह से अगर पूछा जाए आई पे पावर 5, आई पे पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू है -1 का स्क्वायर इंटू आई, -1 का स्क्वायर +1 तो ये हो जाएगा 1 इंटू आई इक्वल टू आई, इक्वल टू आई। ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू आई होगा, तो इक्वल टू आई। अब यहाँ पे इक्वल टू आई हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर पूछेगा आई पे पावर 6 क्या होगा, तो आई स्क्वायर पे पावर क्यूब, आई स्क्वायर का -1 तो -1 का भी पावर 3, तो ये ऑड नंबर है तो क्या हो जाएगा -1। इसी तरह से आप लोग इसको निकालने के लिए उम्मीद करते सीख गए होंगे इत्यादि। आप लोग इतना जो है आई का तो पावर घात निकाल ही सकते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग आगे इसका कुछ थ्योरी और है, उससे भी थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि जब नेक्स्ट वीडियो में हम मिले तो आप लोगों का चैप्टर जो है उसको क्लियर करके बता दिया जाएगा, उसे क्लियर करके बता दिया जाएगा। अब सम्मिश्र संख्या का मापांक और संयुग्मी, तो ये हो गया। अगला टॉपिक है सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या का मापांक और संयुग्मी। यह सम्मिश्र संख्या का मापांक और संयुग्मी, इसको लिखेंगे द मॉडुलस, मॉडुलस एंड द conjugate of a complex number, complex number। ये हो गया द मॉडुलस एंड द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर तो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z बराबर a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी। तब इसका बोलेगा कि मॉडुलस निकालने, तो z का मॉडुलस होगा √a² प्लस b स्क्वायर। ये जो मॉडुलस है, अगर बोलेगा सम्मिश्र संख्या का मॉडुलस निकालने, z इक्वल टू a² प्लस b²। जैसे आप लोगों को एक एग्जाम्पल ये है
कि z इक्वल टू 3 प्लस I5 तब इसका बोला मॉडुलस निकालने, तो z का मॉडुलस इक्वल टू रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होगा 9 और 5 का स्क्वायर 25, 9 और 25 तो 34, 9 और 25 कितना होगा 34। यही हो गया इसका मॉडुलस, मॉडुलस हो गया। अब इसी में पूछा जाएगा, इसी का अगर कंजुगेट निकालना हो तो कंजुगेट कैसे निकाला जाएगा। ये कंजुगेट जो है निकालने का सबसे एक अच्छा तरीका यही है कि जो आप लोग पहले समझते थे ना थोड़ा सा, कि हरों का परिमयकरण करना है, हरों का परिमयकरण जो करना है तो उसी परिमयकरण को जो है यहाँ पे कंजुगेट के अकॉर्डिंग हम लोग रखते हैं, ये कंजुगेट होता है। और इसी का मान थोड़ा सा बस बदल जाता है, जिसे मान लिया जाए ये है 3 प्लस I5, 3 प्लस I5। अब इसी का अगर हम लोग लिखेंगे 1/3 प्लस I5, ये हुआ कंजुगेट। अब ये जैसे z था तो ये हुआ 1/z के अकॉर्डिंग 1/3 प्लस I5। अब यहाँ पे प्लस I5, 3 माइनस I5 सब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस I5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस I5 बटा a प्लस बी और a माइनस बी, 3 का स्क्वायर माइनस I5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस I5 बटा 3 का स्क्वायर 9 माइनस I स्क्वायर 5 के स्क्वायर 25, 3 माइनस I5 बटा I5 बटा यहाँ पे लिखेंगे 9, अब I स्क्वायर का मान -1, अब माइनस माइनस प्लस 1 तो प्लस 25, इसे लिख सकते हैं 3 माइनस I5 बटा 25 9 34। इससे आप डायरेक्ट ये भी समझ सकते हैं, अगर यहाँ ये प्लस में है इसको ऊपर में लिखेंगे माइनस में, और जो इसका निकला मॉडुलस, उसी मॉडुलस जो 34 होता है यही 34 यहाँ पे डिवाइड में आएगा 34, यही पे यहाँ पे हो गया ये कंजुगेट। अब इसी में बोलेगा किन्हीं भी दो सम्मिश्र संख्या का अगर निष्कर्षों से अगर इसका एक सुगमता से अगर व्युत्पन्न कुछ किया जाए तो इसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे, कुछ नोट करने योग्य बात है। नोट करने योग्य बात यह है, पॉइंट नंबर 1, अगर Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस पूछा जाए तो इसे हम लिख सकते हैं Z1 का मॉडुलस, Z2 का मॉडुलस। इसी में अगर दूसरा नंबर को बात पूछा जाए Z1 बट Z2 का मॉडुलस, ये जो है इसको हम अलग अलग फैक्टर में भी लिख सकते हैं, Z1 का मॉडुलस, Z2 का मॉडुलस, लेकिन यहाँ पे Z2 का मॉडुलस नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर इसी का तीसरा नंबर पॉइंट है Z1 Z2, और ये जो ऊपर में जो मारा जाता है रेकरिंग, ये रेकरिंग का मतलब यहाँ पे हो जाता है एक प्रकार से मॉडुलस। मॉडुलस तो आप लोगों को ये नहीं सोचना है ये मतलब कि रेकरिंग क्या है, रेकरिंग कुछ नहीं है, बस यूं समझ लिया जाए ये एक प्रकार का मॉडुलस है। और मॉडुलस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ये भी समझा जाए कि ये अगर इसका बोला जाए संयुग्मी निकालने तो बस समझना, अगर प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, और कुछ नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे इक्वल टू, अब इसको लिख सकते हैं अलग अलग भी, Z1 इंटू Z2 अलग अलग भी। फिर इसी का चौथा नंबर पॉइंट ये है, Z1 अगर ये प्लस माइनस में रहे Z2 तब क्या करेंगे, इसे भी अलग अलग लिख सकते हैं, Z1 प्लस माइनस Z2 आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं। अन्यथा एक लास्ट पॉइंट ये है, Z1 बट Z2 फिर अगर ये संयुग्मी अगर इसका बोला जाए निकालने तो Z1 का संयुग्मी अलग निकाल सकते हैं और Z2 का संयुग्मी अलग निकाल सकते हैं, लेकिन Z2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये था कुछ संयुग्मी जो कि कंजुगेट और उस समिश्र संख्या का मॉडुलस के अकॉर्डिंग इसको निकालने का कुछ
मान लीजिए कि एक नोट करने योग्य एक फॉर्मूला हम इसको इस टाइप में भी तोड़ के लिख सकते हैं, इसका रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग ही होगा। अब इसके बाद जो है आप लोगों का है प्रश्नावली 5.1। आप लोग पहले यहाँ तक थ्योरी एक बार देख लेंगे, इसको समझ के थोड़ा सा रख लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग जैसे अगले वीडियो में मिलते हैं तो आपको एक्सरसाइज 5.1 जरूर से जरूर बताया जाएगा। आप लोग उम्मीद करते हैं कि इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट जरूर करें और आप लोगों को फिर से इसे दोबारा समझाया जाएगा और ये अपने फ्रेंड तक भी आगे शेयर कर दे, जिससे भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनता उससे भी ये बने। इसको देखने के बाद जरूर उससे बनेगा। और आपका अगला अध्याय जो है अगला अध्याय नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।